हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हमारा लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी, दैट इज़ ऑफ क्लास 12th। एंड उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दैट वाज द गवर्नमेंट enacted द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज इट्स ऑब्जेक्टिव? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज। तो आज का चैप्टर हमारा रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पे क्या पॉलिटिक्स चल रही थी वो हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s के। तो 1989 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस हार गई थी। सेकेंडली, मंडल कमीशन आया 1990 में जो ओबीसीज की बात कर रहा था। थर्ड, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट ने बना दी थी, लॉन्च कर दी थी, एलपीजी थी, दैट वाज इन 1991। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन हुई 1992 में एंड देन राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड इन 1992। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स थी या 1989 के जनरल इलेक्शन थे उसमें क्या हुआ। इट वॉज कॉल्ड एन इरा ऑफ कोलिजन्स। क्यों? क्योंकि 1989 से लेकर हम देखते हैं टिल डेट कहीं ना कहीं जो हमारी कोलिजन है वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। बट अभी की कंडीशन की बात करते हैं तो बीजेपी इज़ इन मेजॉरिटी। तो कोलिजन के साथ होते होते भी बट एक सिंगल पार्टी है जिसके पास मेजॉरिटी है। बट 1989 की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट मुहिम छेड़ दी थी और कांग्रेस को ऑल टाइम लो वोट्स मिले थे, ऑल टाइम लो सीट्स मिली थी। तो वो अपोजिशन में बैठी थी क्योंकि ये फिर से वॉर अगेंस्ट कांग्रेस ही बनकर रह गया था। तो इसीलिए 1989 में हम एरा ऑफ कोलिजन बोल सकते हैं वो स्टार्ट हुआ था। और 3 मेन जो थे वो दल बन गए थे, दैट वाज एनडीए जिसको बीजेपी लीड कर रहा था, यूपीए जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी, एंड लेफ्ट पार्टीज जो कि कम्युनिस्ट अपने आप को कह रहे थे, एंड अदर पार्टीज जो थी वो छोटी मोटी जो हम कह सकते हैं पार्टीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो फॉर्म हो रहे थे। तो बात कर लेते हैं मंडल कमीशन की। तो मंडल कमीशन जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के या जो दलित लोग थे वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व थे और वो बात कर रहे थे उन्हें एजुकेशन मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले और रिजर्वेशन मिले ताकि उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो सके एससीज एंड एसटीज़ की तरह। तो क्या हुआ एज अ रिज़ल्ट, जो ओबीसीज थे या दलित थे उनकी जो लड़ाई हुई, भिड़ंत हुई उन लोगों के साथ जो इस रिजर्वेशन के खिलाफ थे, यानी कि जो मंडल कमीशन को अपोज कर रहे थे। तो काफ़ी इंसर्जेंसी क्रिएट हुई एंड आपस में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हम देखते हैं हुई। तो इसको हमने कहा सोचते हैं या देखते हैं तो इसको लीड किसने किया? शोषित समाज संघर्ष समिति एंड बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जिनको कांशी राम जी जिसके पायनीर रहे। तो हम टिल डेट देखते हैं कि मंडल कमीशन के थ्रू जो है ओबीसीज को रिप्रेजेंटेशन मिली, रिजर्वेशन भी मिली। तो इससे क्या हुआ, बीएसपी को एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला। एंड टिल डेट हम देखते हैं कि यूपी में भी कहीं ना कहीं बीएसपी का बहुत ज़्यादा डंका बजता है एंड टिल डेट उसका यूपी के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है, बीएसपी का रोल कहीं ना कहीं रहता है। तो हम देखते हैं कि बीजेपी जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि वो भारतीय जनसंघ का पार्ट थी, जनसंघ से ही वो निकली, बट कहीं भी हिंदुत्व का मैटर जो है वो सामने नहीं आया। बट इन दैट एरिया बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म की बात हो रही थी। तो बीजेपी जो है अपने आप को हिंदुत्व क्लेम कब से करने लगी? 2 केसेस हुए उसमें। फर्स्ट वॉज शाह बानो का केस एंड सेकंड वॉज बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट। तो शाह बानो केस 1985 में जो है एक मुस्लिम लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो मेंटेनेंस चाहती हैं अपने हस्बैंड से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है मेंटेनेंस जो है शाह बानो जी को वो दे दी थी। बट वही मुस्लिम जो है वहाँ पे उस टाइम पे लोग थे जो हमारी सरकार थी वो उन्हें प्लीज़ करना चाहती थी। तो इसी के अगेंस्ट एक अमेंडमेंट जो है वो पास कर दी गई थी जिस वजह से बीजेपी को एक मौका मिल गया उस टाइम पे कांग्रेस के अगेंस्ट बोलने का। एंड सेकेंड वॉज बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 1986 में कोर्ट का ऑर्डर आया, यानी कि फैज़ाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका ऑर्डर आया कि बाबरी मस्जिद को जो अर्लियर लॉक्ड थी उसे खोल दिया जाए क्योंकि वहाँ पे हिंदूज़ का जाना भी अलाउड है। एंड इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं अब क्या है। तो हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो बनाई थी बाबर के जनरल ने, और ये भी लोगों का मानना है या हिंदूज़ का मानना था कि ये डिमोलिश करके बनाई गई थी राम मंदिर को, जो कि बर्थ प्लेस है ऑफ राम एंड
इसीलिए लोग ये चाहते थे या हिंदूज़ ये चाहते थे कि इस मस्जिद में हिंदूज़ को भी जाना अलाउड हो, क्योंकि ये अर्लियर जो है हमारे जो कहते हैं श्री राम की जो है जन्मभूमि है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फैज़ाबाद के कोर्ट के आदेश के बाद फर्दर जो है बाबरी मस्जिद जो लॉक थी उसके लॉक्स जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो खुशी खुशी में ही सही बीजेपी के जो लोग हैं वो रथ यात्रा निकाल देते हैं सोमनाथ, जो कि गुजरात में है, वहाँ से लेकर अयोध्या तक। और लोग जब ये देखते हैं कि गेट्स खुल गए हैं तो बहुत ज़्यादा जन सैलाब वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबरी मस्जिद में आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं आपस में, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, उनमें जो है कम्युनल वायलेंस छिड़ जाती है। और कार सेवा जो है वो कुछ जो खुद से ही करना चाहते थे वॉलंटरली सेवा, या फिर जो काम बाबरी मस्जिद के लिए, ताकि हिंदूज़ के लिए राम मंदिर बनाया जा सके, ये उन सब के लिए भी कार सेवा 1992 में शुरू कर दी गई थी। तो इसमें बीजेपी का रोल ये रहा कि बीजेपी की जो जहाँ पे भी गवर्नमेंट थी, इंसर्जेंसी सिर्फ वहीं क्रिएट हुई। तो एज अ रिज़ल्ट ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुई, मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में राइट्स हो गए, एंड काफ़ी जो लोग हैं उनकी किलिंग्स भी हुई। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस पावर में थी, तो उन्होंने ये किया कि जहाँ पे भी बीजेपी की स्टेट की गवर्नमेंट थी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और बीजेपी को सस्पेंड कर दिया। तो इसीलिए बाबरी मस्जिद की जो इशू है बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस छिड़ गई। तो हम देखते हैं कि साथ ही साथ जो है 2002 में गुजरात राइट्स भी होते हैं। क्यों ये गुजरात राइट्स हुए? क्योंकि गोधरा में एक ट्रेन की बोगी में अराउंड 57 कार सेवक्स जो हैं वो जा रहे थे, और उस बोगी को जो है आग लग गई थी, जिसमें वो सब के सब मर गए। तो उन्होंने या फिर हिंदूज़ ने ये सोचा कि ये मुस्लिम्स के द्वारा की गई चीज़ है, ये इंसिडेंट मुस्लिम्स के द्वारा ही किया गया है, इसलिए कम्युनल वायलेंस छिड़ गई, एंड एज अ रिज़ल्ट गुजरात के राइट्स हो गए। बट इसको NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया, और जो गुजरात की गवर्नमेंट उस टाइम पे मोदी जी CM थे, उनको भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिला। एंड क्या हुआ एज अ रिज़ल्ट, जो असेंबली के इलेक्शंस थे यानी कि गुजरात के असेंबली के इलेक्शंस थे, उसे भी पोस्टपोन करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी इंसर्जेंसी क्रिएट होने के बावजूद भी, जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग या जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जितने मर्जी डिफरेंसेस रहे हों, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे उनका कंसेंसस यानी कि एक मत है। एंड फर्स्ट वन इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इसको अपोज भी किया, काफ़ी पार्टीज़ ने इसको अपोज भी किया, बट टिल डेट हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इसी पॉलिसी को फॉलो करना प्रेफर करती हैं। सेकेंडली, क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड क्लासेस। और लोगों ने या फिर गवर्नमेंट ने या फिर बाकी मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये भी चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनका भी होना या उनका यहाँ पे इंडिया में एज अ डाइवर्स नेशन होना या उनका प्रेजेंट होना जो है, उनकी आवाज़ सुनना या उनकी जो क्या एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट से, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी कहीं ना कहीं हमें मद्देनज़र रखना है। साथ ही साथ रोल ऑफ रीजनल पार्टी, जो स्मॉल स्टेट की पार्टीज़ हैं, जैसे कि हम DMK की बात करते हैं, BSP की बात करते हैं, उनकी भी पावर को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रियलाइज़ किया। फोर्थ इज़ शिफ्ट टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। हम पहले देखते हैं कि आपस में प्रॉब्लम्स थी, जैसे कांग्रेस की हमेशा से BJP से प्रॉब्लम रही है। अर्लियर जो है हम ये देखते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली पॉलिटिक्स थी, बट अब जो है पॉलिटिक्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर ही हो गई है कि पावर्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरीके से आगे गवर्नमेंट को बेटर तरीके से हम देखते हैं चलाया जाएगा, उसी के बेसिस पे चलनी शुरू हो गई है। तो इसी के साथ आपकी पॉलिटी NCERT ख़त्म होती है ऑफ क्लास 12th। एंड द क्वेश्चन इज़ UPSC previous year question 2017 का, which of the following are not necessarily the consequences of proclamation of the president's rule in a state? First, dissolution of the state legislative assembly. Second, removal of the council of ministers in the state. Third, dissolution of the local bodies. आएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की NCERT। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग।